नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो पार्लियामेंट है उसको कवर कर लिया है। आज जो है हम वो नया चैप्टर शुरू करेंगे जो पार्ट 5 से संबंधित ही है, जो बात करता है किसके बारे में, जुडिशरी के बारे में। और इसके लिए आर्टिकल आएगा 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, इससे पहले जब हमने क्या पढ़ा था पार्लियामेंट, तो वो था आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। इसमें सिर्फ हमारा बीच में एक आर्टिकल छूटता है, वो कौन सा है, आर्टिकल 1, 2, 3। और ये बात करता है किसके बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश के बारे में, कि राष्ट्रपति की कानून बनाने की टेम्परेरी शक्ति। वो पढ़ लेंगे, जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं आप उसको पढ़ा दूंगा, तो उसकी फिक्र मत करना। फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, तो बात करते हैं हम जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है जो हमारी न्यायपालिका है वो किस तरह की है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब अलग नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नीचे की तरफ आता है हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे पास हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर आएंगे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कह रहा है कि ऊपर वाले कोर्ट के द्वारा जो फैसले सुनाए जाएंगे वो निचले वाले कोर्ट के ऊपर क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे। ठीक है, निचले वाले कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसके ऊपर, मतलब एक तरह से जुड़े हुए हैं किसके साथ, अपने अपर वाले कोर्ट के साथ। इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोला जाता है। अब ये जो जुडिशरी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या करती है, एनफोर्स करती है, लागू करवाती है कौन कौन से लॉ को, सेंट्रल के लॉ और स्टेट के लॉ, मतलब दोनों को, केंद्र सरकार के कानूनों को और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों को, दोनों को क्या करवाती है, वो इम्प्लीमेंट करवाती है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अभी हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके एक्ट के तहत ही भारत में क्या बनाई गई थी, फेडरल कोर्ट बनाई गई थी। फिर जब हम आज़ाद हो गए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर हमने इसी को क्या बोल दिया है, 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल दिया, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसकी जो ब्रांच है, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है आपको, नई दिल्ली में देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, अगर इसकी कहीं ब्रांच और जगह बनानी पड़ सकती है या बनानी पड़ गई तो बिल्कुल बनाई जा सकती है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल पर ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांच नहीं है, अगर बनानी है तो बनाई जा सकती है। तो यहीं पर बोला गया है, तो रीजनल ब्रांच कैन बी एस्टैब्लिश बाय किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब आपको किसका अप्रूवल चाहिए, कहाँ से अनुमति चाहिए, आपको राष्ट्रपति से अनुमति चाहिए। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है। तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 1 + 33। एक रहेंगे हमारे पास चीफ जस्टिस रहेंगे और अदर रहेंगे प्यूनी जजेस या फिर अदर जजेस। तो इनको मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 34 होगी। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1950 में, तब जजों की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर थी 1 + 6, यानी कि टोटल थी हमारे पास 7 थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चीफ जज, बाकी होंगे अन्य जजेस या फिर इन्हें बोल दिया जाता है प्यूनिस जजेस बोल दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि इन जजों की संख्या में कौन चेंज कर सकता है, कि 7 सी, फिर बढ़ाई, फिर 9 आई, फिर 12 आई, जैसे भी आई होगी। तो वर्तमान में 34 है, तो किसके पास है ऐसी पावर की जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा सकती है। तो ऐसी जो पावर है वो किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सीजीआई होगा, जो ये मुख्य जज होगा हमारे देश का, ठीक है, इसकी नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, तो सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो सीजीआई की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोविजन लिखा है गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कन्वेंशन है, एक तरह का रीति रिवाज फॉलो किया जाता है। और वो क्या है कि आउट गोइंग सीजीआई ही क्या करेगा, रिकमेंड करेगा अपने सक्सेसर को। और किसको करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा, किसको करेगा, जो सीनियर मोस्ट होगा। ठीक है, सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट का मतलब एज में नहीं, सर्व एज जज, जिसको जज करते समय ज़्यादा समय हो गया होगा, वही क्या कहलाएगा, सीनियर मोस्ट जज कहलाएगा। एज के आधार पर यहाँ पर सीनियोरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब सर्विस के आधार पर यहाँ पर क्या रहती है, सीनियोरिटी रहती है। इसी वजह से जो सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर मोस्ट जज का मतलब क्या, जिसको सर्विस करते हुए ज़्यादा समय हो गया है, वही हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, नेक्स्ट सीजीआई बनेगा। ठीक है, जैसे वर्तमान में भारत के जो सीजीआई हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है सूर्यकांत, और ये भारत के 35th जो है वो सीजीआई है। ठीक है,
इससे पहले देखो DY चंद्रचूड़ थे, ठीक है, 50 थे हमारे। फिर उसके बाद आए हमारे पास संजीव खन्ना आए, ठीक है, जो 51वें थे। फिर 52nd आए हमारे पास BR गवई, जिनको नाम है भूषण राम किशन गवई, ठीक है। और फिर अभी वर्तमान में जो है उनका नाम क्या है, सूर्यकांत है, ठीक है। तो ये रहे हैं हमारे जज। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा टेन्योर अगर किसी जज का था तो वो कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ के पिता, जिनका नाम क्या था, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इन्होंने लगभग कितने साल काम किया, 7 साल से ऊपर काम किया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया चीफ जज, जो हमारा चीफ जज होगा उसकी नियुक्ति के संबंध में। अब बात करते हैं कि अदर जजेस की नियुक्ति के बारे में क्या है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये वाली 3 जजेस केस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस मोटे तौर पर इतना याद रखना, क्या याद रखना, कि अदर जजेस के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। और मेंशन करने के लिए कि अदर जजेस की नियुक्ति करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, कोलिजियम सिस्टम या फिर कोलिजियम प्रणाली। इसके अंतर्गत हमारे पास होते हैं 5 जज, एक होगा एक होगा हमारे पास CGI, और 4 होंगे हमारे पास सीनियर मोस्ट जज होंगे। यही जो है वो डिसीजन लेंगे किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है या फिर नहीं बनाना है। इनका जो निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो 4-1 से होना चाहिए, 3-2 से नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को अभी बताया ना मैंने कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, 1+33 है। तो यहाँ पर अगर मेरे को जज बनना है, ठीक है, यहाँ पर अगर मेरी नियुक्ति होनी है जज के तौर पर, ठीक है, तो अब मेरे ऊपर डिसीजन जो लिया जाएगा वो कौन लेगा, ये कोलिजियम प्रणाली लेगी, ठीक है, ये कोलिजियम सिस्टम लेगा। अब यहाँ पर देखो कोलिजियम प्रणाली में कितने जज हैं, 5 जज हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, वोट ही करेंगे या फिर कंसेंस करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को भेजना है या नहीं। तो मेरे हक में कितना होना चाहिए, 4-1 का रेशो होना, मतलब 4 मेरे हक में हो, 1 मेरे विपक्ष में हो। लेकिन अगर 3 मेरे हक में है, 2 मेरे विपक्ष में है, तो ध्यान रख लेना मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो इन 33 जजों में नहीं होगा। तो यहाँ पर डिसीजन बोल दिया है 80% मेरे को चाहिए सपोर्ट चाहिए, किसका, कोलिजियम का, ठीक है। मेरे को जो है वो 60% नहीं चलेगा। हो गया क्लियर। बस इतना याद रख लेना कि अदर जजेस की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। तो अदर जजेस की नियुक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, बिल्कुल है। कौन डिसाइड करेगा कि किसको यहाँ पर जज बनाना है, तो कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करेगा। हाँ, नियुक्ति कौन करेगा उसकी, तो नियुक्ति करेगा यहाँ पर कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट करेगा कंसल्टेशन किसके बाद, कंसल्टेशन किसके साथ, इस कोलिजियम के साथ उसका कंसल्टेशन करना क्या है, अनिवार्य है। हुआ क्लियर या नहीं हुआ। तो CGI की नियुक्ति संविधान में भी कैसे होगा कैसे नहीं मेंशन नहीं है, हमारे यहाँ पर कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। जो सीनियर मोस्ट होगा या जो रिटायर होने वाला है वो किसको अपना सक्सेसर चुन के जाएगा, और किसको चुनेगा, वो सीनियर मोस्ट किस आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर। कौन सी सीनियोरिटी, एज की या सर्विस की, तो सर्विस की सीनियोरिटी। लेकिन अगर अन्य 33 जजों को चुनना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कोलिजियम सिस्टम होगा। अब कोलिजियम जो नाम सेलेक्ट कर लेगा, फिर प्रेसिडेंट उसको ही ध्यान रखना जज बनाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में थोड़ा क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो 1+33 यहाँ पर किसी व्यक्ति को जज बनना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, खासकर उन 33 लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में क्या रहा हो, जज रहा हो, या फिर 10 साल से क्या कर रहा हो, एडवोकेट के रूप में काम कर रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, ज्यूरिस्ट हो, कानून का क्या हो, विद्वान हो। तो यहाँ पर देखो कोई भी उन्होंने एज नंबर नहीं दिया कि उसकी जो मिनिमम एज हो वो इतनी हो, नहीं। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि पहली कंडीशन कि भारत का नागरिक हो, दूसरी जो कंडीशन उन्होंने बोली क्या, कि 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, ये नहीं है, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है कि 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट काम किया हो, मतलब एक्सपीरियंस हो, चलिए जी, ये भी नहीं है। तो राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, कानून का ज्ञाता हो। इन 3 में से कोई एक सर्विस वो क्या करता हो, फुलफिल करता हो, और ऊपर वाली तो कंपलसरी उसके लिए है ही है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके लिए ओथ की, शपथ की। तो कौन दिलाएगा उसको, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है उस समय तो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया गया कोई ऑफिसर उसको शपथ दिला सकता है। किसको, सबको, मतलब 1+33 इन सभी व्यक्तियों को,
ठीक है। इसके अलावा है सैलरी और अलाउंसेस। तो इनके सैलरी और अलाउंसेस मतलब भत्ते वगैरह कहाँ से दिए जाते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। तो हमने अभी हाल फिलहाल में बजट जब पढ़ा था तो कंसोलिडेट ऑफ इंडिया से अगर खर्चा करना है तो दो तरह के खर्चे आएंगे, एक पर वोटिंग होगी और एक पर वोटिंग नहीं होगी। अब सैलरी की बात है तो उस पर भी ध्यान रख लेना, किसी तरह की वोटिंग नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद है टेन्योर, तो कोई फिक्स इनका टेन्योर नहीं है, ठीक है। तो ना तो इनके लिए मिनिमम एज बताई गई है कि किसी व्यक्ति को अगर जज बनना है सुप्रीम कोर्ट में तो मिनिमम एज कितनी लगेगी, कोई यहाँ पर बोला नहीं गया। इसी तरह टेन्योर की बात कर रहे हैं कि कार्यकाल कितना होगा, चुप है, कोई हमारा संविधान यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। हाँ, यहाँ पर सिंपल सा बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम एज होगी वो कितने वर्ष होगी, 65 वर्ष की होगी, ठीक है। अब यहीं पर अगर टेन्योर की बात करता हूं मैं, तो जब सीजीआई का टेन्योर आएगा तो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है उन्होंने, ठीक है। एक दे रखा है 6 वर्ष और एक दे रखा है 65 वर्ष। दोनों में से जो पहले होगा वही चीज़ एप्लीकेबल होगी। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरी एज अभी कितने वर्ष है, 55 ईयर है, ठीक है। और अब मेरे को क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई नियुक्त कर दिया गया है। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने साल तक मैं सर्विस कर सकता हूँ वहाँ पर, 6 साल तक सर्विस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब नियुक्त हो गया हूँ 63 में, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब कितने साल बचेंगे, 2 साल, क्योंकि 65 में मैं ऑटोमेटिक क्या जाऊँगा, रिटायर कर जाऊँगा। तो दोनों में से जो चीज़ पहले एप्लीकेबल होगी वही चीज़ इंप्लीमेंट होगी। अगर एज ज़्यादा है तो ये 65 वाली मतलब 65 के करीब है तो ये वाला चीज़ इंप्लीमेंट होगी, अगर उससे कम है तो फिर 6 साल वाला कंसिडर किया जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए, उसके बाद ये रेजिग्नेशन जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, ठीक है।